तो हेलो पीपल, दिस इज चैनल CTV और जो है हम आज रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में हम जो है रिवाइज करेंगे लीजिंग डिसीजंस, लीजिंग के ऊपर जो भी क्वेश्चंस है उसके रिस्पेक्ट में हम रिवीजन करेंगे। राइट, तो जो भी हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन करते करते हम जो है नोट्स को कवर करेंगे। ओके, एकदम से क्वेश्चन जो है हमें वैसे भी क्लियर नहीं होंगे, तो क्यों ना हम जो है एक फ्लो बनाने के लिए नोट्स पढ़ लें। क्या है कि लेसर, ठीक है, वो लीज पे देता है लेसी को। ठीक है, और ठीक है, वो लीज पे दे सकता है या सेल कर सकता है, सामने वाला भी परचेस कर सकता है या लीज पे ले सकता है, जो भी है। ठीक है, तो एक तो होता है कि भैया मैं परचेस करूँ कि लीज पे आऊँ, जैसे इसको इवेल्यूएट करना पड़ता है, क्या मैं परचेस कर लूँ कि लीज पे आऊँ। अब परचेस करेंगे तो लोन लेना पड़ जाएगा, और लीज पे लेंगे तो लीज रेंटल पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक है लीज वर्सेस बाय। ठीक है, कि लीज पे लूँ कि बाय करूँ। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं कि लीज वर्सेस लोन, कि लीज पे लूँ कि लोन लेके लूँ। ठीक है, लोन लेके परचेस कर लूँ। अब इवेल्यूएट फ्रॉम द लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इवेल्यूएट करना पड़ता है। तो वैसे अगर आप देखोगे तो आपको ये भी दिखेगा कि इवेल्यूएट फ्रॉम द लेसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ, ठीक है, इसमें इवेल्यूएट फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू भी रहता है। ठीक है, अब लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सामने वाला पे कर रहा है। ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट लग रहा है, तो इंटरेस्ट पे उसको सेविंग भी हो रही है। कुछ अदर केसेस है, ये तो है जब इफेक्टिव एनुअल इंस्टॉलमेंट है, जब इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऐसे, तो इधर हम बोल सकते हैं कि चलो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो भैया इंस्टॉलमेंट पे करी, और जो भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, ठीक है, जो इंटरेस्ट पे वो टैक्स सेविंग लेता है, और सेपरेट इंटरेस्ट टेबल बनती है। अदर केसेस में भाई आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग अलग दिखाते हो, फिर इंटरेस्ट को आप सेपरेट, या तो देखो प्रिंसिपल, देखो इंस्टॉलमेंट पूरा पे कर दिया, फिर इंटरेस्ट को टैक्स सेविंग दिखाया। ठीक है, 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट है, 20 रुपये टैक्स सेविंग है, एक तरीके से अपन ऐसे बात कर ली। ये डायरेक्ट 80 दिखाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि भैया इंस्टॉलमेंट पूरे दिखा के टैक्स सेविंग, नहीं, प्रिंसिपल भाई और इंटरेस्ट 1 - T करके दिखाया। ऐसा नहीं कि पहले 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 पूरा पे करा फिर सेविंग दिखा दी, नहीं, डायरेक्ट 1 - T करो ना, और बचा हुआ डिफरेंस ही दिखाओ। ठीक है, और ये इंस्टॉलमेंट के रिस्पेक्ट में हो गया। ये हम जब लोन लेते हैं तो हमको ये सब पे करना पड़ता है, लोन पे करने के तरीके रहते हैं। लीज में लीज रेंटल होते हैं। ठीक है, और एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ लेसर, चलो वो ठीक है, अभी हम वो समझेंगे। और रही बात है तो ठीक है, हम इसको मेन चीज़ हमने ये देख ली है। ठीक है, ओके, इधर हम जैसे कि कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उधर इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट, इधर रेंटल है, एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। आप जैसे लोन पे आप कुछ परचेस कर रहे हो, एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ते हैं। अब एक्सपेंसेस बियर करते हो तो ऑब्वियस सी बात है फिर टैक्स बेनिफिट भी रहेगा, तो एक्सपेंसेस माइनस टैक्स। इधर जो है एक्सपेंसेस लेसर बियर करता है। ठीक है, तो इधर तो जो है लेसर बियर करता है। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होता है, और इधर भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है। जब दोनों जगह चीज़ें कॉमन है तो फिर क्यों ले रहे हो, इग्नोर करो, कॉमन आइटम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लेसी एक्सपेंडिचर बॉर्न कर रहा है, इधर भी जो है आप बॉर्न ही कर रहे हो खर्चा, तो भाई तेरे पास कितनी चॉकलेट है, 3 चॉकलेट है, मेरे पास 2 चॉकलेट है, भाई तो दो दो कॉमन है ना, तेरे पास 1 चॉकलेट ज़्यादा है तो ऐसा बोल दे। ठीक है, ये याद रख लेना। फिर अगर हम देखें तो कुछ हमने ये पढ़ा था कि ये तो कॉमन आइटम हो गया, बी है प्रिंसिपल एंड लोन रिपेमेंट। ठीक है, तो बीट आइटम देख लेते हैं कि अब समझो और क्या क्या चीज़ें बोल के रखी है। इनफ्लो अगर हम देखें बट इफ डिस्काउंट रेट सेपरेटली गिवन, चलो ये डिस्काउंट रेट पे तो हम समझेंगे। इधर जो है इनफ्लो की बात कर लेते हैं। अभी इधर अपन ने जो है आउटफ्लो देख लिया। ठीक है, तो आउटफ्लो अपन देख रहे थे, इधर आउटफ्लो में अपन ने ये भी देखा और ये भी देखा, थोड़ा सा ठीक ठाक इसको प्रेजेंट करना था पर नहीं, इसमें चलो ठीक है, एडिटिंग के कारण दिक्कत हो गई। इनफ्लो की बात करें, अभी हमने वो उधर आउटफ्लो अपन ने देख लिया कि रेंटल होता है, आउटफ्लो अपने एक्सपेंडिचर होता है, जो कॉमन चीज़ें यार बिल्कुल सही बात है, वो आप माइनस ही करोगे, आप उसको इग्नोर ही करोगे। अब इनफ्लो की बात आती है तो भैया वो लोन वाला है तो उस पर तो डेप्रिसिएशन वो खुद ही चार्ज कर रहा है, तो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। अब टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन,
ठीक है। तो अब टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन, अब समझो स्क्रैप वैल्यू देके रखे तो स्क्रैप वैल्यू WDV में रिड्यूस नहीं होती, क्योंकि जब आप SLM कर रहे हो ना तब SLM में रिड्यूस होगी, बट WDV में रिड्यूस नहीं होती, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू WDV में रिड्यूस नहीं होती, SLM में होती। तो टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन और सैलवेज वैल्यू अगर असेट को सोल्ड कर रहे हो। डिस्काउंटिंग रेट है, अब इधर डिस्काउंटिंग रेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मत लिख कर देना, डिस्काउंटिंग रेट है। डिस्काउंट KD KE KO अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इधर ये अपन मान लेते हैं। डिस्काउंटिंग रेट अगर सेपरेट गिवन है, KD 8% है, KE 12% है, अपन ये बोल रहे हैं ना। डिस्काउंटिंग रेट दे के रखा है 16%, या PVF टेबल दे के रखी है, ठीक है। अगर डिस्काउंटिंग रेट दे के रखी है तो डिस्काउंटिंग रेट लो, या PVF टेबल दे के रखी हो तो PVF टेबल की रेट ले लो, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग रेट दे के रखी है, PVF टेबल दे के रखी है, तो डिस्काउंटिंग रेट दे के रखी है तो वो ले लो। सेपरेटली अगर गिवन है, PVF टेबल दे के रखा है सेपरेटली तो आप वो ले लो, ठीक है। तो अपन ये समझा, कॉमन आइटम है भाई इग्नोर करो, एक्सेप्ट अगर टाइमिंग डिफरेंस है। एक कॉमन आइटम अभी हो रही है, एक कॉमन आइटम बाद में हो रही है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फ़र्क है। या अपन बोल सकते हैं कि जब डिस्काउंट रेट डिफरेंट हो तो फिर तो बात ही खत्म है, ठीक है। अब इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर बाय डिफ़ॉल्ट बाय ओनर, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर ओनर बियर करता है, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। इधर देखे रखा है इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर बाय डिफ़ॉल्ट ओनर बियर करता है, वो लेसर, ठीक है। तो इधर आप जो है समझो आप लेसर उधर बियर करता है, ठीक है ना। मतलब कि देखो अगर आप लोन लेके अगर आप परचेस कर रहे हो तो भी सामने वाला लेसर ही है और आप लेसी ही हो, भले आप लोन लेके परचेस करो। ये मत बोल देना कि आपकी ओनरशिप आ रही है, ठीक है। तो वो ऐसे कैसे फाइनेंस लीज हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो कि देने वाला तो लेसर ही देगा, तो इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर ओनर ही बियर करेगा। देखो इधर भी देखो, अगर आप इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर जो भी है 20,000 पर ईयर है, लेसी अपने खर्चे में ले रहा है क्या? लेसी अपने खर्चे में नहीं ले रहा है, क्योंकि उसने बोरोड फंड से एक्वायर करा है, तो भी वो अपने खर्चे में बिल्कुल नहीं ले रहा है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर जो है ओनर सॉरी इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर जो है ओनर बियर करेगा, ठीक है। तो अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप ओनरशिप क्रिएट हो रही है तो आप बियर करोगे, ऐसा इन द सेंस इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर आप बियर करोगे। तो इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर पे अपना जो है इलस्ट्रेशन नंबर 13 हम उसको देखेंगे। फिर आती है बात भैया, अगर हम देखें तो प्रिंसिपल एंड लोन रिपेमेंट की, तो रिपेमेंट का तरीका बुलेट हो सकता है और इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। भाई इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, बुलेट में एवरी ईयर इंटरेस्ट है, ईयर एंड पे प्रिंसिपल है, और इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब इंस्टॉलमेंट आपकी सेम रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। और इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है अपना, तो इंटरेस्ट तो कैलकुलेट अपने बैलेंस पे होता है। इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट होता है तो वो तो बैलेंस पे होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई दो तरीके हैं पेमेंट करने के, या तो प्रिंसिपल फिक्स आपका पे हो रहा है और इंटरेस्ट अपने अकॉर्डिंग हो रहा है पे। तो इधर जो हो रही है बात, इधर ना तो बुलेट रिपेमेंट है, इधर नॉर्मल तरीका है। पर हाउसिंग लोन में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि प्रिंसिपल फिक्स जा रहा है, इंस्टॉलमेंट इक्वल रहती है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट इक्वल रहती है। अब इंस्टॉलमेंट इक्वल रहती है तो आप एंड में भी पे कर सकते हो, बिगनिंग में भी आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो एंड में पे करोगे या बिगनिंग में पे करोगे? अगर आप एंड में पे कर रहे हो, ठीक है, इंस्टॉलमेंट एंड में पे कर रहे हो, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एंड में पे कर रहे हो, अब इधर याद रखना कि इधर आपको डिस्काउंट रेट नहीं लेना है, इधर तो आपको इंटरेस्ट रेट ही लेना है। तो इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट में फ़र्क होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इधर आपको इंटरेस्ट रेट लेने का है, ठीक है। तो अगर आप लोन का अमाउंट पे कर रहे हो, देखो सही, आप जो है प्रिंसिपल इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है ना, सिंपल सी बात है। और लोन अमाउंट है, प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे, उसे डिवाइड करना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर से, और आपको जो है इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। पर यही अगर आप बिगिनिंग में पे कर रहे हो तो 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर ऐसा करना, तब जाके आप जो है पे कर पाओगे, या अपन बोल सकते हैं सॉरी, तब जाके आप इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाल पाओगे। तो ये है छोटी सी चीज़ें। फिर जो है इवेल्यूएशन फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू है,
अब पॉइंट ये है कि एक बार क्वेश्चन तो स्टार्ट करें, तब जाके धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी और हम समझेंगे, उन सब चीज़ों को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए बस थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि यार हम एक बार ऐसा करते हैं, इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट में कोई सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अभी इतनी बात कर रहे हैं तो या क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। ठीक है, लीजिंग का छोटा क्वेश्चन है, समझते हैं, छोटा क्वेश्चन है तो हो सकता है एडजस्टमेंट हो, करते हैं। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, सो अगर हम देखें एक बार बस एक नोट्स का ओवरव्यू ले लो कि भैया लेसी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू है, डेप्रिसिएशन है, सेल्वेज वैल्यू है, टैक्स है, ब्रेक इवन लीज रेंटल है, इस पर क्वेश्चन देखना है। नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग, तो नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग है। फिर आती बात सब्सिडी है, इन सील एंड लीज बैक के रिस्पेक्ट में छोटी छोटी बातें हैं। चलो अपन क्या करते हैं कि स्टार्ट करते क्वेश्चन समझते हैं। फाइनेंस मैनेजर एबीसी कॉर्पोरेशन का इज एनालाइजिंग फॉर्म पॉलिसी रिगार्डिंग कंप्यूटर। तो ठीक है, फाइनेंस मैनेजर है एबीसी कॉर्पोरेशन का और वो एनालाइज कर रहा है फॉर्म की पॉलिसी रिगार्डिंग कंप्यूटर विच आर नाउ बीइंग लीज्ड ऑन ईयरली बेसिस। जो आजकल जो है लीज पे देते हैं ईयरली बेसिस पे और रेंटल है 1 लाख। ठीक है, द कंप्यूटर कैन बी बॉट फॉर 5 लाख। ठीक है, 5 लाख में आप जो है कंप्यूटर बॉट कर रहे हो, द कंप्यूटर कैन बी बॉट फॉर 5 लाख। द परचेज वुड बी फाइनेंस बाय 16%। अब आप बॉट कर रहे हो 5 लाख का, तो आप उसको फाइनेंस करोगे 16% से। तो समझो, फाइनेंस मैनेजर एबीसी कॉर्पोरेशन का एनालाइज कर रहा है फॉर्म की पॉलिसी रिगार्डिंग कंप्यूटर विच आर नाउ बीइंग लीज्ड ऑन ईयरली बेसिस। रेंटल 1 लाख है, द कंप्यूटर कैन बी बॉट फॉर 5 लाख। परचेज पे जो है 16% फाइनेंस एंड द लोन इज रिपेबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। समझो, ऑन अकाउंट ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस। अच्छा, इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इट इज सजेस्टेड दैट 4 ईयर इकोनॉमिक लाइफ शुड बी यूज। भाई 4 साल की अपनी इकोनॉमिक लाइफ को यूज़ कर लेना। चलो 4 साल की इकोनॉमिक लाइफ को यूज़ कर लेना। ये छोटी छोटी चीज़ आप लिख लो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 10 ईयर्स ऑफ फिजिकल लाइफ। अरे आपको वैसे भी मार्केट लाइफ लेनी पड़ती है रादर देन फिजिकल लाइफ के। अब इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द कंप्यूटर वुड बी सोल्ड फॉर 2 लाख एट द एंड ऑफ 4 ईयर। और जो है ये एस्टिमेट करा जा रहा है कि जो कंप्यूटर है वुड बी सोल्ड फॉर 2 लाख, कि इसको हम 2 लाख पर सोल्ड कर सकते हैं एट द एंड ऑफ 4 ईयर। 4 साल बाद हम 2 लाख पर इसको सोल्ड कर सकते हैं। कंपनी यूज SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 35% है। वेदर द इक्विपमेंट शुड बी बॉट और टेकन ऑन लीज। मतलब क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, कि बाय और लीज वर्सेस बाय। तो लीज वर्सेस बाय का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हम यही डील करते हैं। अगर आप देखो तो जो लोन अमाउंट है वो रिपेबल है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के साथ वो लोन अमाउंट रिपेबल है। तो भैया लोन अमाउंट आपने कितना लेके रखा है, लोन अमाउंट आप लोगे जो है बाकायदा आप जो है 5 लाख का लोन लोगे। ठीक है, पर रिपेबल है ना, इंटरेस्ट है 16% का, इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिपेबल है। और बिगिनिंग और एंड बोल के रखा है क्या, तो एंड ही मानो, तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर मानो। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू एंड जो आप है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, EMI निकालोगे जो आप पर्टिकुलर, तो 1/1.16 शायद आप पेमेंट कर रहे हो ना, 16 1 2 3 4 5 आ रहा है 3.27। ओके, 1 सेकेंड 1/1.16 1 2 3 4 5 1 सेकेंड 4 ईयर्स लेने हैं, मैं 5 ईयर्स ले रहा हूँ, ये गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, तो 4 ईयर्स लेने हैं, तो इससे हमने जो है एनुअल पेमेंट निकाल लिया, राइट। सो इधर जो है हमने 178,699 निकाला। और इस तरीके से जो है हम ये भी समझ लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन नंबर 15 लिख दूँ मैं। चलो, तो ये मैंने निकाला इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, राइट, ये इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाली। अब भाई डेप्ट रिपेमेंट का शेड्यूल बनाना ही पड़ता है। ठीक है, सेपरेट इंटरेस्ट टेबल आपको बतानी पड़ती है, वो आप बताता हूँ मैं क्यों। अब देखो, ईयर एंड है, टोटल इंस्टॉलमेंट 5 लाख है। 5 लाख पे भैया 16% तो आपका जो है 5 लाख पे आप 16% करो, 80,000 आ रहा है, 80,000 है, तो बचा हुआ प्रिंसिपल रहेगा, क्योंकि ले दे के जो है 178,699 है ना, तो प्रिंसिपल में से टोटल में से प्रिंसिपल हटाओ, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है,
अब वही बात आती है, उस आउटस्टैंडिंग पे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और जो है बचा हुआ ये बैलेंस पोर्शन होता है। ये बैलेंस इस केस ऐसा हो जाता है कि जो इंस्टॉलमेंट है उसका बैलेंस है, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, आप समझ लो 1,78699, ये जो इंस्टॉलमेंट है माइनस इंटरेस्ट, तो ये बचता है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल जाता है, तो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कम पे होता है और जो है बाद में प्रिंसिपल जो है ज़्यादा पे होता है। तो इस तरीके से होती चीज़ें। इंपॉर्टेंट समझने का ये है कि लास्ट ईयर में प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जैसे कि हमारा 15,001 है। अब कायदे से देखें तो 154,001 इसका 16% निकालते हैं, 24,640 आ रहा है। अब भाई ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, और 24,640.16 है। 24,640 जो अपन देख रहे हैं 24,640, अब हमारा जो है टोटल वो तो ये है ना, तो 178,699 और 24,640,1, ठीक है, तो 24,641 ऐसे कुछ होगा। तो ऐसे करके 154,58 आ रहा है, समझ रहे हो, इन द सेंस कि आपको हो सकता है कि एंड में दिक्कत आए। तो ऐसे केस में बेटर है कि जो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जगह ये तो पूरा का पूरा रीपेमेंट करना ही है ना, पुट दिस पहले ये इसको पुट कर दो, और जो डिफरेंस है एक तरीके से, जो डिफरेंस इन द सेंस कि जो इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस है वो इधर डाल दो, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो भाई ये हमने निकाला इंस्टॉलमेंट, ये हमने बाकायदा इंटरेस्ट निकाला, और इस इंटरेस्ट की बाकायदा टैक्स सेविंग होगी, राइट। अब याद रखना टैक्स सेविंग इसकी भी होगी, साथ साथ डेप्रिसिएशन की भी होगी, टैक्स बेनिफिट इसका भी होगा और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन का भी होगा, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, तो SLM करके हमारा डेप्रिसिएशन था और हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। अब देखो सिंपल सी बात है भैया, 5 लाख का परचेस है, सोल्ड कर रहे हो आप 2 लाख में, एट दी एंड डिवाइड बाय 4 करोगे, 75,000 का जो है डेप्रिसिएशन है, आ रहा है 75,000 का। जो स्क्रैप है वो WDV में नहीं लेते हैं, पर अपन SLM में लेते हैं, और इस तरीके से है डेप्रिसिएशन आया है, टोटल आया है, बाकायदा उस पर टैक्स बेनिफिट भी निकाला है। इंस्टॉलमेंट मैं हर साल पे कर रहा हूँ, अगर आप देखो तो अब जो है कैलकुलेट अगर हम करें तो इंस्टॉलमेंट भाई कैलकुलेट, इंस्टॉलमेंट 4 साल की इंस्टॉलमेंट है, निकल रही है इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए, ये मेरा आउटफ्लो हो गया। बेनिफिट क्या हो रहा है भाई, बेनिफिट ऐसा हो रहा है कि यार टैक्स बेनिफिट मिल गया, ठीक है, ये है ना टैक्स बेनिफिट, ये भी तो बेनिफिट, ये टैक्स बेनिफिट मिल गया, टैक्स बेनिफिट मिल गया, ये टैक्स बेनिफिट, ये सब बेनिफिट्स है। एक बेनिफिट ये भी है कि सैलवेज वैल्यू मिल गई। तो हमको जो है कायदे से, तो पहले तो देखा जाए तो आउटफ्लो जा रहा था, बाद में फिर ये बेनिफिट हो गया। तो ऐसे करके नेट निकाला, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताया, और प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली 24,848, ठीक है। ये हमने करा कि यार एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इतनी इन द सेंस कि प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, इतना जा रहा है। पर अब इधर जो पॉइंट है कि अगर मैं लीजिंग ऑप्शन चूज़ करूं, क्वेश्चन ये भी है ना, बॉट करके आपने पता कर लिया, अगर आप लीज ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो लीज ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो लीज रेंटल है, ठीक है, लीज रेंटल है। लीज रेंटल कितना है, लीज रेंटल अगर आप देखो तो लीज रेंटल कितना है, 1 लाख, 1 लाख है, आफ्टर टैक्स कर दो, ठीक है, बेनिफिट में तो मिल रहा है, तो 65,000 है, 65,000 है तो 1 डिवाइड बाय 1.16, ठीक है, 16% से करे डिस्काउंट कि 14% से करे, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख रखा है 14%। और अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं लेते हैं, डिस्काउंटिंग रेट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं लेते हैं। तो क्या ये ले कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नहीं, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं लेंगे। तो क्या 1 डिवाइड बाई 1.16, 1 2 3 4, मतलब 1 डिवाइड बाई 1.16, 1 2 3 4। तब देखो 1 सेकेंड, ये जो डिस्काउंटिंग करी है ये हुई ना बात, 16 का 65% करा गया। ओके भाई, डिस्काउंटिंग रेट आफ्टर टैक्स लेते हैं, ये याद रखो, ये देखो डिस्काउंटिंग रेट आफ्टर टैक्स हो गया, डिस्काउंटिंग रेट आफ्टर टैक्स
निकाला, ध्यान रखना ये आफ्टर टैक्स लेना है हमको, ये आफ्टर टैक्स लेना है डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। 10.4 आएगा डिस्काउंटिंग रेट आफ्टर टैक्स। क्या चीज़ें समझे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं लेते, कैसे समझ में आई है ये इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 से समझ। सो ये लीज रेंटल है, और लीज रेंटल में जो है हमने यहाँ से भी निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लिया, लीज शुड बी प्रेफर्ड एज कैश फ्लो इज लीज्ड इन दी ऑप्शन। तो ये जो हमने लीज वर्सेस बाय के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन देखा। अब भाई अगली चीज़ क्या पूछ रहे हैं, एनालाइज द फाइनेंशियल वायबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको फाइनेंशियल वायबिलिटी देखनी। अभी हमने लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ देखा ही नहीं, अभी हमने लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। चलो अब लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर एज्यूमिंग 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो नहीं लेते। अब लेसर का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेसर क्या देख रहा है, लेसर क्या देख रहा है समझो। सबसे पहले तो हम नोट्स देख लेते हैं भाई, इवेल्युएट फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड में लेसर पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्या क्या देखते हैं, लेसर को अगर सामने वाला लोन लेकर बाय कर रहा है, समझो इवेल्युएट फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। लीज पे ले रहा है तो सिंपल सी बात है, उसको तो रेंट मिल जाएगा, टैक्स माइनस करेगा बेनिफिट की हिसाब से बात करें तो। और रही बात है तो डेप्रिसिएशन वो लेगा। तो देखा जाए तो सामने वाले को रेंट मिल रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। टैक्स बच रहा है, डेप्रिसिएशन पे टैक्स बच रहा है, ठीक है। कैश आउटफ्लो के रिस्पेक्ट में बात करें तो टैक्स सेविंग है, ठीक है। टैक्स सेविंग है अपने रेंट के रिस्पेक्ट में, सॉरी रेंट मिल रहा है। इनफ्लो आउटफ्लो की बात करें ना, इसको इनफ्लो में तो रेंट मिल रहा है, ठीक है। आउटफ्लो में इसका टैक्स जा रहा है, तो एक तरीके से 1 - टैक्स करना पड़ेगा। कुछ उसको सेविंग्स हो रही है, टैक्स सेविंग्स हो रही है डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में। सेल्वेज वैल्यू है तो उसको सेल्वेज वैल्यू मिल रहा है, तो बाकायदा सबकी डिस्काउंटिंग हो जाएगी। अगर सामने वाला अगर लोन लेके परचेज कर रहा है तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ऐसा है तो उसको ना तो डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, ना तो ऐसे केस में जो है। फिर द पॉइंट ये है कि लेसर पॉइंट ऑफ व्यू जो है अगर हम देखें तो इधर लेसर पॉइंट ऑफ व्यू बोला है, 1 लाख रुपए तो रेंट रिसीव होगा ही होगा, साथ में डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन इन्होंने चार्ज किया और अर्निंग बिफोर टैक्स आया, टैक्स माइनस किया, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया और डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। मतलब कि डेप्रिसिएशन तो अगर हम देखें तो रेंट ऐसे देख लो ना, रेंट को रेंट माइनस टैक्स कर लो, ठीक है, साथ ही साथ डेप्रिसिएशन। तो सी इधर जो है टैक्स सेविंग डेप्रिसिएशन पे लेना और रेंट माइनस टैक्स, ठीक है। तो ये अपन बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन 1 - T नहीं, टैक्स सेविंग परसेंटेज ऑन डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन पे जितनी टैक्स सेविंग होती है उस पर ध्यान देने का है, ये बेनिफिट्स है, ठीक है। ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमने निकाला, साथ ही साथ जो है हमको सैलवेज वैल्यू भी मिलेगी। हम अगर देखा जाए तो हमको सैलवेज वैल्यू मिलेगी, तो उसको रेंट मिल रहा है, ठीक है। अब उसको रेंट मिल रहा है 91,250, इसकी वो प्रेजेंट वैल्यू करेगा, बाकायदा इसकी डिस्काउंटिंग करेगा, ठीक है। और डिस्काउंटिंग करेगा वो ही 16% से, ठीक है। 1 सेकेंड, अगर ये लेसर पॉइंट ऑफ व्यू है तो लेसर पॉइंट ऑफ व्यू में कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इसने डिस्काउंट करा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेकर। अगर हम देखें 1 डिवाइड बाय 1.14 1 2 3 4 2.91 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज वैल्यू आखिरी में जो है वो भी मिल रही है इसको 1 डिवाइड बाई 1.14 1 2 3 4, ठीक है। इसको 2 लाख, ठीक है, 118416 जो भी है, इसको ये इतनी वैल्यू रिसीव हो रही है, इतने को एक तरीके से देखा जाए वैल्यू रिसीव हो रही है, ठीक है। और बात करें तो जो उसका जा रहा है वो जा रहा है उसका परचेस प्राइस, जो हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर है जो उसका जा रहा है। तो अगर लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने वायबिलिटी देखी तो उससे हमने जो है कैलकुलेट कर लिया है और एनपीवी नेगेटिव आ रही है, मतलब जा रहा है, तो वो जो है लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल वायबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की हमने बात करी है, वो इस तरीके से हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल इधर लिख लेते कि इससे डिस्काउंटिंग होगी। पॉइंट ये है कि उन्होंने जो तीसरी चीज़ हमसे पूछी है, वो तीसरी चीज़ जो है डिटरमाइन द मिनिमम लीज रेंट एट विच लेसर वुड ब्रेक इवन। तो मिनिमम लीज रेंट जब लेसर जो है ब्रेक इवन हो जाएगा, तो मिनिमम लीज रेंट एट विच लेसर वुड ब्रेक इवन, इन द सेंस क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब कि इतना लीज रेंट बताओ कि लेसर को फ़र्क ही नहीं पड़े, ब्रेक इवन रहे वो।
मतलब कि इतना लीज रेंटल बताओ कि जो उसका आउटफ्लो है, आउटफ्लो इन द फॉर्म ऑफ जो है परचेस करा है वो असेट, अब उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो वो सेम रहे, इन द सेंस कि उसको लीज रेंटल रिसीव होता है, उसको डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग होती है, उसको भाई को सेल्वेज वैल्यू भी जो है, सेल्वेज वैल्यू भी नेट ऑफ टैक्स, ठीक है, सेल्वेज वैल्यू भी अगर हम देखें तो नेट ऑफ टैक्स रहता है। वो सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर हम देखें तो जो भी है इसका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो जो है अपना आउटफ्लो से इक्वल होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर तो इधर 5 लाख है, अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अगर हम देखें तो कितना है 5 लाख, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चे तो करे नहीं इसने। रही बात है तो भाई सेल्वेज वैल्यू है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, सेल्वेज वैल्यू है एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 1 डिवाइड बाई 1.14, 1 2 3 4, 0.592 इंटू 2 लाख, ये है 118416, जो है 118400। तो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर जो है हमारा सिंपल सी बात है जो है रिड्यूस हो गया, ठीक है, 381600 आया। अब ये जो है 381600, अब उसके हिसाब से जो है हमको हमारा जो है लीज रेंटल एक तरीके से चार्ज करने का है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि कैश फ्लो जो है इतना हिसाब से मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है कि हमने जो है जो एक लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो भैया उसकी कॉस्ट इतनी थी, उसको तो इतना मिल ही जाएगा, 381600 आया, 381600 अगर हम देखा जाए इतना उसको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स होना चाहिए, 14% के हिसाब से करेगा वो, ठीक है, इतना होना चाहिए, 1 डिवाइड बाई 1.14, 1 2 3 4, ठीक है, MRC 2.91, ओके, 381600 डिवाइड बाई 2.91 करेगा, सिंस एट द एंड जो है डिस्काउंटेड सी फैट 381600 होना चाहिए। तो डिस्काउंटेड सी फैट का हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, उससे डिवाइड कर दिया, तो कायदे से जो है सी फैट, डिजायर्ड सी फैट जो है वो इतना है, 1,30,194, ये है। इसको लीज रेंटल मत मान लेना, ये तो हमारा सी फैट ही आएगा। और सी फैट कैसे आता है, ठीक है, ये सी फैट कैसे आता है अभी हम समझे कि भैया लीज रेंटल है, उसको 1 - T करना पड़ता है, जो है टैक्स सेविंग लेनी पड़ती है डेप्रिसिएशन की, सेल्वेज वैल्यू रहता है, तब जाके आता है। सेल्वेज वैल्यू तो हम वैसे भी हटा चुके हैं, सेल्वेज वैल्यू तो वैसे भी हटा चुके हैं, तो लीज रेंटल 1 - T साथ ही साथ डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग, ये होता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, राइट। अगर हम देखें यही तो होता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या करा कि तो यही करा, कैलकुलेट उन्होंने इसको, इन्होंने लंबे तरीके से चले गए, पर इसका क्या है सी फैट मैं आपको बताता हूँ, इसका सी फैट क्या रहता है। सो इस तरीके से जो है हमारा लीज रेंटल, डिजायर्ड लीज रेंटल आया। तो ब्रेक इवन लीज रेंटल में ध्यान रखना कुछ नई चीज़, देखो एक तो एक होता है कंसेप्ट, वो कंसेप्ट हमारा यही है कि हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो होना चाहिए। पर अब समझो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो में इन्होंने जो है सेल्वेज वैल्यू को माइनस कर देता है। तो अच्छा, ब्रेक इवन लीज रेंटल का भी हमने क्वेश्चन देखा, ठीक है। सो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, डिजायर्ड कैलकुलेट भी हो गया हमारा और इसको भी हमने कवर किया। ब्रेक इवन लीज रेंटल का और क्वेश्चन देखते हैं, पर ठीक है, हमने देखो क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमने चालू कहाँ से किया था क्वेश्चन को हमने चालू करा था इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट से, वो कहाँ पे गया वो, ठीक है। तो ब्रेक इवन लीज रेंट हमने जो है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट से किया था, ठीक है, और हम देखते हैं इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के। चलो हम तो पहले यहीं से चालू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 और ये है, ठीक है, इसको भी हम जो है टिक मार्क कर लेते हैं, ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 24 देखा है, कर लेते हैं इसको भी टिक मार्क, राइट। सो क्या है कि अल्फा लिमिटेड डिज़ायर टू एक्वायर डीजल जनरेटिंग असेट, अल्फा लिमिटेड डिज़ायर करी है कि क्यों ना एक्वायर करे डीजल जनरेटिंग असेट को, कॉस्टिंग 20 लाख की कॉस्ट है, विच विल बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक के लिए यूज़ होगी, ठीक है। अब दो अल्टरनेटिव है, टेकिंग द जनरेटिंग असेट ऑन लीज और परचेसिंग द असेट आउटराइट बाय रेजिंग अ लोन, मतलब कि ठीक है यही हो गया है, बाय करना है या लीज पे लेना है। कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड अ लीज कॉन्ट्रैक्ट विद अ लीज पेमेंट ऑफ 5.2 लाख पर एनम, ठीक है, 5 ईयर्स तक, पेबल इन एडवांस, ठीक है। तो इधर पेबल इन एडवांस है, मतलब वही बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। कंपनीज बैंकर, ठीक है, एक तो कंपनी को ऑफर हुआ
लीज कॉन्ट्रैक्ट भैया क्या आप 5.2 लाख पे करना इन एडवांस, या तो कंपनी बैंकर रिक्वायर द लोन टू बी रीपेड एट 12%। ये लोन का आ गया इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया 12%, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और ईच इंस्टॉलमेंट जो है बिगिनिंग में, लो EAI भी आ गया और बिगिनिंग भी आ गया, ठीक है। ओके, सो टैक्स रिलेवेंट डेप्रिसिएशन ऑफ द जनरेटर इज 20% ऑन WDV मेथड। ओके, टैक्स रिलेवेंट डेप्रिसिएशन ऑफ द जनरेटर 20% ऑन WDV मेथड, स्क्रैप की इधर बात नहीं आएगी, 20% WDV मेथड है, ठीक है। और WDV इधर डेप्रिसिएशन बोल दिया गया है। अगर हम देखें इधर डेप्रिसिएशन के नोट्स में अगर हम बात करें तो भाई फोर्थ वाले पॉइंट में अपन ने क्या देखा है, अपन ने पढ़ा है क्या, नहीं, डेप्रिसिएशन जो है वो बेनिफिशियल ओनर चार्ज करता है, ठीक है। टैक्स सेविंग कंसीडर एज अ कैश इनफ्लो, टैक्स सेविंग को कैश इनफ्लो माना जाएगा। अब देखो अगर हम देखें तो मेथड 1 है SLM, मेथड 2 है WDV। अगर वो क्वेश्चन बोले तो ये क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, लिख लो। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि एट द एंड ऑफ 5th ईयर जनरेटर कैन बी सोल्ड, और 5 साल बाद जनरेटर सोल्ड हो सकता है 2 लाख में। इधर कैपिटल गेन की बात आ सकती है, देखो इधर आ सकती है। मार्जिनल टैक्स रेट 30% है और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब हम वो लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी तो हमको नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग निकालना है, नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग निकालना है टू अल्फा लिमिटेड एंड रिकमेंड वेदर लीजिंग इज फाइनेंशियली वायबल और नॉट, ठीक है। अभी तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग निकालना है। अब ये जो है नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग जो है, ये क्वेश्चन नंबर, नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग ये है कि यार नेट एडवांटेज क्या बोल रहे हैं भाई, नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग है, और इसमें जो है नेट बेनिफिट ये है कि आप अगर लोन लेते पैसे जाते, अगर जो है आप लीज लेते तो भी पैसे जाते, ठीक है। तो वही कि लीजिंग से आपके कितने जा रहे हैं, इससे कितने जा रहे हैं, बेनिफिट किस में क्या है, ठीक है। इस तरीके से हमको देखने के। चलो अब जो है हमारे पास पूरा डेटा है, डेटा को ध्यान में रखते हुए डेटा को आपने एक जगह लिख लिया होगा। सबसे पहले तो जो है हम एक एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं। क्यों एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने का है, अरे भैया जो है बोल के रखा है इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट है, और हमने ये भी पढ़ा था कि भैया जब इफेक्टिव एनुअल इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन चल रहा हो, ठीक है, इफेक्टिव एनुअल इंस्टॉलमेंट के केस में हमको इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ता है, फिर टैक्स सेविंग हम माइनस करते हैं, टैक्स सेविंग माइनस नहीं, टैक्स सेविंग हम लेते हैं, तो गलती से बोल रहे टैक्स सेविंग माइनस करते हैं, टैक्स सेविंग लेते हैं। चलो हम पहले इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है, देखो इधर हमें अभी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ध्यान ही नहीं देना है, हमें तो 12% देखना है, 5 साल, ठीक है, 1/1.12, ठीक है, हमें 12% देखना है, 1 2 3 4, ये हमारे और +1 करोगे तो 4.038 आएगा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, ठीक है। और इस तरीके से जो है एनुअल इंस्टॉलमेंट हमारा आता है 4.95, ठीक है, ये 4.95 हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गया। चलो ये हमारा हो गया। अब ये इंस्टॉलमेंट हो गया, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट हमको पे करने का है। अब भाई इंस्टॉलमेंट पे करने का है, अब ध्यान रखो। सो इधर अपन ने जो है एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाला, बाकायदा हमने जो है एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने के बाद हमें टैक्स शील्ड निकालनी पड़ती है, राइट। अगर हम देखें हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें से हमने इंस्टॉलमेंट निकाला, अब हमको जो है एक बाकायदा एक इंटरेस्ट की टेबल बना लेते हैं। अब इंटरेस्ट की टेबल बना लेते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर हम इंटरेस्ट की टेबल पे जाए, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ, तो इंटरेस्ट की टेबल पे जाए, ठीक है, तो अब क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड और टैक्स बेनिफिट और इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। अब इंस्टॉलमेंट है हमारा 4.95 लाख, अगर हम देखें तो हमने भैया 20 लाख का हमारे पास ओपनिंग वैल्यू है, इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो कितने के हिसाब से, 12% के हिसाब से। पर सिंपल सी बात है कि यार ईयर 0 है, ईयर 0 में जो है ओपनिंग वैल्यू पे जो है इंटरेस्ट लगने ही नहीं वाला, ईयर 0 में अप फ्रंट पे ही जो है 4.95 पूरा पे हो जाएगा और ये पूरा प्रिंसिपल के खाते से कट जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल जो ओपनिंग वो सिर्फ बचता है 15.05। अब आएगी बात कि 15.05 पे जो है भाई कितना 12% है, ये इंटरेस्ट है 1.80 जो भी है। अब 1.80 इंटरेस्ट है, डिफरेंस आता है प्रिंसिपल, मतलब कि एक तरीके से इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इंस्टॉलमेंट में से हमने जो है इंटरेस्ट जो है माइनस करा
और बैलेंस जो है वो प्रिंसिपल है। ये ओपनिंग वैल्यू में से जो है प्रिंसिपल कट जाता है और जो है इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। तो इस तरीके से जो चीज़ें चलती रहती है, फिर वापस हमारा जो है क्लोजिंग वैल्यू है, इस पे ही जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ये इंटरेस्ट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट है 1.43 इंटरेस्ट के साथ, फिर जो है बाकायदा इंटरेस्ट के साथ 1.43 इंटरेस्ट के साथ डिफरेंस जो है प्रिंसिपल पेमेंट है। फिर वापस जैसा चलता रहता है, ठीक है। एंड में थर्ड ईयर में ऐसा है कि प्रिंसिपल पेमेंट 3.52 है, ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू 8.38 है, सेकेंड ईयर के एंड में 8.39 वही। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 8.39 पे, अगर हम देखें 12% तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 1.0068 और जो भी है, तो 1.00 इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। अब देखो, ठीक है, तो हमारा जो थर्ड ईयर है, तो थर्ड ईयर में भी क्या है कि 8.39 है, 8.39 पे वही 12% है, 1.00 ये इंटरेस्ट है। अब जो है 1.00 है, इंस्टॉलमेंट 4.95 है, 4.95 माइनस 1.00 है, तो वही 3.95 जो है हमारा प्रिंसिपल रीपेमेंट हो जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा था कि भैया 3.95 प्रिंसिपल रीपेमेंट करने का, ये जो क्लोजिंग है ना, इसको ही ओपनिंग बना देना और बचे हुए को बैलेंस शीट फिगर में रख लेने का, ठीक है, इसको ही ओपनिंग में करना, ठीक है, और रिमेनिंग जो है पोर्शन वो इंटरेस्ट पोर्शन हो जाएगा हमारा, और इस तरीके से इंस्टॉलमेंट का भी पूर्ति हो जाएगी। अब देखो, हमने करा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और बाकायदा जो है इसकी टैक्स सेविंग है। सो इस तरीके से जो है हमने इंटरेस्ट ऑफ डेट उस पर टैक्स शील्ड निकाली, ठीक है, तो वो भी इन्फ्लो है एक तरीके से जो है हमारा इंस्टॉलमेंट, तो हमने वो पे कर दिया, ये इन्फ्लो है, ठीक है। अब जैसे कि आपने जो है टैक्स शील्ड इधर निकाली है, ठीक है, सेम टू सेम आपको जो है बाकायदा डेप्रिसिएशन पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोन पे परचेस कर रहे हो, डेप्रिसिएशन भी है, ठीक है, तो बाकायदा सिंपल सी बात है डेप्रिसिएशन पे भी करना पड़ेगा ये। तो चलो, अब हम जो है जैसे कि हमने इधर टैक्स शील्ड निकाली है, ठीक है, अब हम डेप्रिसिएशन पे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। अब आती बात हमारी डेप्रिसिएशन की, तो टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन, सिंपल सी बात है, ओपनिंग वैल्यू है 20। अब इधर 0 1 थोड़ी ना होगा, वो तो इंटरेस्ट में था बिगिनिंग में, इधर तो 1 2 3 4 5 चलेगा, ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, 0 वाले ईयर में इंटरेस्ट रहेगा, डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा। और लास्ट ईयर 5th ईयर अगर हम बोले, क्योंकि 5 साल का है, तो लास्ट ईयर 5th ईयर के इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, डेप्रिसिएशन रहेगा, ठीक है। तो ओपनिंग वैल्यू है भैया, क्लोजिंग वैल्यू डेप्रिसिएशन 4 लाख है, ठीक है, डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग निकाला, जैसे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते गए और टैक्स सेविंग आता गया। एट द एंड अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्लोजिंग वैल्यू इधर नहीं लिखी हुई है, और फिर भी 8.19 माइनस 1.64 6.5 है, 6.5 अपना क्लोजिंग जो है वैल्यू रहती है, ठीक है, 6.5 अपनी क्लोजिंग वैल्यू है। अब समझो, हमने डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग निकाल ली, हमने इंटरेस्ट पे हमने टैक्स सेविंग निकाल ली। अब जो है सिंपल सी बात है, हमने ये भी कर लिया कैलकुलेट, डेप्रिसिएशन भी कर लिया, इंटरेस्ट ऑन डेट भी कर लिया, हमने इंस्टॉलमेंट भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब हम जो है कैश आउटफ्लो निकालते हैं, तो कैश आउटफ्लो निकालते हैं, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट पहला हमारा 4.95 है, डेप्रिसिएशन की बात करें, सॉरी इंटरेस्ट की बात करें, तो पहले साल में इंटरेस्ट तो नहीं रहेगा, पूरा का पूरा। मैंने जो अभी इसके पहले बोला था वो मैं ये बोलने वाला था कि 0 ईयर से 4th ईयर पे, 1 ईयर से 5th ईयर तक ऐसा चलता है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, ये आउटफ्लो है, इधर ये टैक्स शील्ड और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, ये 1 2 3 4, ये 5th ईयर में ये डेप्रिसिएशन आया, ठीक है। और इस तरीके से जो है हमारा नेट निकलता है। तो मैं आपको एक कैलकुलेट करके बताता हूँ कि 4.95 माइनस 0.54 माइनस 1.20 3.21, तो इस तरीके से हमारी जो है नेटिंग होती है। अब पॉइंट ये है कि ये लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर हमारा और 5th ईयर, ये दो क्या है अगर हम देखें। अब पॉइंट ये है कि हमने जो है लास्ट ईयर का भी हमने कैलकुलेट कर दिया, टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन, ये टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन हमने निकाला,
अभी 5th ईयर में ये जो नेटिंग में 2 लाख दिखा रहा है, ये क्या शो कर रहा है, देख लेते हैं भाई। ये जो है सैलवेज वैल्यू को ले दे के शो कर रहा होगा। हमने अभी पढ़ा था कि जनरेटर एट द एंड ऑफ 5th ईयर जनरेटर कैन बी सोल्ड एट 2 लाख। अब समझो सैलवेज वैल्यू का ट्रीटमेंट WDV के डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। अभी डेप्रिसिएशन हमने देखा, ओके। इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सैलवेज वैल्यू माइनस टैक्स ऑन प्रॉफिट, टैक्स ऑन प्रॉफिट आप माइनस करोगे। पर अगर लॉस हो रहा है तो सैलवेज वैल्यू प्लस टैक्स ऑन लॉस, ठीक है। तो अगर हम इधर देखें, ठीक है, तो जनरेटर सोल्ड हो रहा है 2 लाख पे, ठीक है। ये सोल्ड करा 2 लाख पे और डायरेक्ट इस पर कैलकुलेट कर लिया। जबकि अगर हम देखें तो ओपनिंग वैल्यू है एसेट की एंड देन डेप्रिसिएशन है 1.64, तो 8.19 माइनस डेप्रिसिएशन 1.64, 6.5 आया होता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें इन्होंने क्यों नहीं लिया, ये भी समझते हैं। चलो ठीक है, इसको हम देखते हैं पर्टिकुलर। अब मतलब कि सिंपल सी बात है, हमको ध्यान जो देना है WDV के रिस्पेक्ट में देखना है जहाँ पे सैलवेज वैल्यू आ रही है, ठीक है। WDV में सैलवेज वैल्यू, ठीक। तब ने इस तरीके से जो है क्वेश्चन तो हमने चालू करा था, कहाँ से चालू करा था, नेट एनुअल लीज पे हमने बात करी थी, नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग, ठीक है। तब ने लीज के हिसाब से जो है आउटफ्लो हमने बाकायदा निकाला। अब लीज रेंट की बात करें तो अगर हम देखें इधर हमने बाय करा, बाइंग ऑप्शन के रिस्पेक्ट में बोरोइंग एंड बाइंग, तो उसमें हमारा नेट आउटफ्लो ये आ रहा है। अगर हम लीज के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या है, लीज रेंटल है। अगर हम लीज रेंटल देखें तो लीज रेंटल कितना है, लीज रेंटल देखें तो 5.2 लाख पर एनम है। अब देखो 5.2 लाख पर एनम है, लीज रेंटल पे हो रहा है, और जो लीज रेंटल पे हो रहा है, ठीक है, उस पर टैक्स रिलीफ भी मिल रहा होगा। लीज रेंटल पे हो रहा है वो एडवांस में हो रहा है, मतलब बिगिनिंग में हो रहा है, ये भी समझो, ठीक है। तो जो है हम क्या कैलकुलेट करेंगे अब हम, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। लीज रेंट हमने देखा, लीज रेंट ऑब्वियस सी बात है 0 से 4 में जाएगा, 0 से 4 हमारा लीज रेंट जा रहा था, ठीक है। और रही बात है तो कितना जा रहा है 4.282, वो कैसे निकाला आपने, 1 डिवाइड बाय 1.084, 1 2 3 4 और +1 करना। और रही बात टैक्स रिलीफ की, तो यार भैया टैक्स रिलीफ भी तो होगा फर्स्ट से 5 ईयर्स, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर्स में टैक्स रिलीफ होगा, क्योंकि टैक्स रिलीफ जो है वो तो हमको एंड में मिलेगा। लीज रेंटल आपने भले ही स्टार्टिंग में पे करा, टैक्स रिलीफ तो आपको एंड में मिलेगा, जो उसी टैक्स रिलीफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो है टैक्स रिलीफ कितना होगा, वही 35% जो भी टैक्स रेट है पर्टिकुलर। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है हमारा, 1 सेकेंड, इधर टैक्स रेट की बात दे के रखी कि नहीं दे के रखी है, मार्जिनल टैक्स रेट इधर जो है 30% दे के रखा है, ओके। सो हमने ये कैलकुलेट किया और हमने इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज डिसीजन निकाला 16.11। अब समझो हमने इसका भी निकाल लिया, ठीक है, और 16.11 आ गया इधर। अब रिकमेंडेशन ये है, सिंस नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग इज नेगेटिव, इधर जो है नेगेटिव में, ठीक है, इधर आपका 16.11 जा रहा है। अगर हम बात करें बोरिंग के रिस्पेक्ट में तो 15.344 था। अब देखो ये उल्टा हो गया, शायद तक ये उल्टा हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव फिगर गलती से ऊपर ये फिगर चले गया, जो भी है। नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग ये है कि बाइंग में आपका जो है 15.44, ठीक है, 15.344 जा रहा था, लीज में 16.110 जा रहा है, ठीक है। तो लीज इज फाइनेंशियली नॉट वायबल क्योंकि ज़्यादा जा रहा है। तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है कि ब्रेक इवन लीज रेंटल निकालो। अब ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने इसके पहले ब्रेक इवन लीज रेंटल के ऊपर हमने चीज़ें समझी, ठीक है। अब ब्रेक इवन लीज रेंटल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अब ब्रेक इवन लीज रेंटल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो ठीक है, ब्रेक इवन लीज रेंटल। अब बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ब्रेक इवन लीज रेंटल,
अगर हम देखें तो ब्रेक इवन लीज रेंटल का मतलब क्या है? ब्रेक इवन लीज रेंटल मतलब कि हमारा आउटफ्लो हमारे इनफ्लो से मैच हो जाए, ठीक है। अब ये लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रेक इवन लीज रेंटल लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि आप जो आपका लोन में आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, वो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ऑफ लीज रेंट। चलो अगर हम देखें तो लोन में जो जब आउटफ्लो होता है मतलब कि रेंट में जो आउटफ्लो हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए, सिंपल सी बात है यार। तो अगर हम देखें तो रेंट में आउटफ्लो जो हो रहा है वो 4.282 हो रहा है, ठीक है। 4.282 इंटू लीज रेंट हम ऐसा बोल सकते हैं, 4.282 इंटू लीज रेंट। साथ ही साथ जो टैक्स शील्ड है वो एक बेनिफिट है, ठीक है। टैक्स शील्ड की बात करें तो अगर हम देखें टैक्स शील्ड की बात करें तो वो 30% है, ठीक है, वो 30% है। तो ये जो हमारा एल है, हमारा जो रेंट है, इसका 30% है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इधर 4.282 जैसे इधर माइनस हो रहा था, इधर 3.95 माइनस होगा क्योंकि टैक्स शील्ड तो एंड में ही जा रहा है। ओके, सो इधर जो है ब्रेक इवन लीज रेंटल लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वही है कि लीज रेंटल का प्रेजेंट वैल्यू उसमें से हमने टैक्स शील्ड जो है माइनस करें, जो भी है वो इक्वल होना चाहिए हमारे आउटफ्लो के रिस्पेक्ट। अब वही बात है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ऑफ लोन, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो लोन के पर्पज़ में, सॉरी आउटफ्लो ऑफ लोन क्या, लोन के पर्पज़ में, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो अगर हम देखें लोन के रिस्पेक्ट में तो 15.344 आ रहा है, ठीक है। तो यही है कि उसके इक्वल में होना चाहिए। तो अब जो है ऐसे में लीज रेंट जो आ रहा है हमारा ये आ रहा है। अब देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है समझने का कि इधर जो इन्होंने जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में बाकायदा जो अगर आपने सामान बेचा है आपको जो है पैसे 2 लाख ही मिल रहे हैं और जो है बाकायदा उसकी नेटिंग में 2 लाख की वैल्यू कम हो रही है। पर अब जो है इधर क्या लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सैल्वेज वैल्यू कैन ऑल्सो भी कंसीडर, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं पर उसको कंसीडर करा नहीं गया है। इधर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है इन द सेंस कैसे हो रहा है कि भाई 8.19 है, ठीक है, 8.19 है, ठीक है, 8.19 है, उसमें से माइनस करते हैं भाई 1.64 आया 6.55। 6.55 को तुम अगर बेच रहे हो 2 में, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में देखें तो एट द एंड ऑफ 50 जनरेटर सोल्ड कर रहे हैं 2 लाख में, मार्जिनल रेट है और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसमें कैपिटल गेन के रिस्पेक्ट में बात नहीं करिए तो हम कैपिटल गेन बेटर है कि इग्नोर ही कर दो, ठीक है। सो इस तरीके से जो है हमने ये वाला पोर्शन ओवर किया है। अब जो है हमको जो क्वेश्चन देखने का है वो एक कैपिटल गेन के रिस्पेक्ट में देखने का है। अभी हमने क्या समझा है कि भैया WDV हमारी आ रही थी और उसके बाद जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को इधर कंसीडर नहीं किया गया है। अब हम कोई सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमने कैपिटल गेन के रिस्पेक्ट में हम बात करें, ठीक है, तो हमने ओवर करा है। अब देखो इधर अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो इधर अगर हम देखें तो इंजीनियर लिमिटेड इज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नट बोल्ट, तो इंजीनियर्स लिमिटेड बिजनेस में है, वो नट बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। सम मोर प्रोडक्ट लाइन्स आर बीइंग प्लान टू बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो कुछ मोर प्रोडक्ट भी आर प्लान टू एडेड इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ और प्रोडक्ट भी ऐड करने के। द मशीनरी रिक्वायर्ड मे बी बॉट और मे बी टेकन ऑन लीज, अब मशीन वही यार, आप या तो बॉट कर लो या तो लीज पे ले लो। कॉस्ट ऑफ मशीन 20 लाख, यूजफुल लाइफ 5 साल है, विथ सैलवेज वैल्यू 4 लाख है। कंसीडर शॉर्ट टर्म लॉस और गेन फॉर द इनकम टैक्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमको लेना पड़ेगा इनकम टैक्स पर्पस के रिस्पेक्ट में। तो ये लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आया है। तो देखो सिंपल सी बात है कि कंसीडरिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड गेन फॉर इनकम टैक्स द फुल परचेस वैल्यू ऑफ मशीन कैन बी फाइनेंस बाय बैंक लोन, तो जो फुल परचेस वैल्यू ऑफ मशीन है वो कैन बी फाइनेंस बाय बैंक लोन एट द रेट ऑफ 20% इंटरेस्ट रीपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, वही बात आ गई है इक्वल इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन की बात करें तो ये अगर हम देखें फटाफट, नट बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सम मोर प्रोडक्ट लाइन बीइंग प्लान टू एडेड टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, में कुछ और प्रोडक्ट लाइन भी ऐड करनी है। मशीनरी रिक्वायर्ड मे बी बॉट और टेकन ऑन लीज, या तो बाय कर लो या लीज पे ले लो। कॉस्ट 20 लाख है, यूजफुल लाइफ 5 साल है, सैलवेज वैल्यू 4 लाख है। शॉर्ट टर्म लॉस को गेन को कंसीडर करना है। फुल परचेस वैल्यू
मे बी फाइनेंस बाय बैंक लोन 20% इंटरेस्ट अगर आप लोन ले रहे हो तो, ठीक है। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे कर देना, वो एंड ऑफ द ईयर में ड्यू होगी, ठीक है। अल्टरनेटिवली ये है कि 5 ईयर के लीज ईयर एंड लीज रेंटल है 6 लाख पर एनम, ठीक है। कंपनी फॉलो WDV, ओके ये आ गया, सब आ गया। WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन 25% है और टैक्स रेट 35% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है। हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या लेना देना, हमको क्या लेना देना, ठीक है। एडवाइज विच ऑप्शन टू चूज, ठीक है। असेस द प्रपोजल फॉर द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, असेस द प्रपोजल फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमको प्रपोजल देखना है फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, ठीक है। दूसरा, एग्जामिन वेदर लीजिंग द मशीन इज फाइनेंशियली वायबल एट 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अभी तो जो है हमें 20% इंटरेस्ट से लेना देना है फिलहाल तो। चलो अब अगर अपन बात करें तो वही है लीज वर्सेस बाय का है क्वेश्चन। अब देखो सिंपल सी बात है कि हमें हमेशा जब हम डिस्काउंटिंग करते आफ्टर टैक्स ले लेने का ध्यान रखना, ये हमको KD आफ्टर टैक्स लेना पड़ता है, ठीक है। तो 20% इंटरेस्ट है ना, इसको आफ्टर टैक्स लेना, ठीक है। इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स लेना तभी डिस्काउंटिंग करना। तो ये देखो इन्होंने करा, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को आफ्टर टैक्स करा, वो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नहीं लिया। तो जो हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नहीं लेना है तो मतलब नहीं ही लेना उसको, इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है कि हमको लेना है उसको। चलो अगर हम देखें तो भाई 3,90,000 है, कितना 3,90,000 कैसे आ रहा है 3,90,000? अगर हम देखें तो लीज रेंट आफ्टर टैक्सेस, ये टैक्सेस के बाद है, ठीक है। लीज रेंट आफ्टर टैक्सेस, लीज रेंट कितना जा रहा है, लीज रेंट जा रहा है 6 लाख, ठीक है। 6 लाख है, 25% जो है 33% माइनस करो तो 6 लाख है, इनका 65% है 3,90,000। ये 3,90,000 इन्होंने करा। अब वही बात है कि भैया 3,90,000 है, हम क्या करें, लीज वर्सेस बाय देख रहे हैं कि इसमें ऑब्वियस सी बात है कि हमने टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, और हमने करा है, ये हमारा आ गया। बाय कर रहे हैं जब तो बाकायदा इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। अभी जो इंस्टॉलमेंट है ये इंस्टॉलमेंट कैसे आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट से हम डिस्काउंट कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं। देखो क्या है, कितने लाख की मशीनरी है, अगर हम देखें मशीन 20 लाख की मशीनरी है, ठीक है। 20% से डिस्काउंट करना रहेगा। अगर हम देखें 20 लाख की मशीनरी है, ठीक, देखो 20 लाख की मशीनरी है, कितना परसेंट है, 20% इंटरेस्ट है, 1/1/1.20, 1 2 3 4 5, ये है 2.99, राइट, 2.99 आ गया। सो जो है हमने ये हमने कैलकुलेट किया तो 20 लाख है डिवाइड बाय भाई 2.991 है, और इस तरीके से जो है हमने लोन इंस्टॉलमेंट कर। अब ठीक है, इफेक्टेड अपने इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके जो है हम टैक्स एडवांटेज कैलकुलेट करेंगे ऑन इंटरेस्ट। भाई ये टैक्स एडवांटेज इंटरेस्ट पे ये इसलिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा भैया, हम लोन अब एक टेबल बनानी पड़ेगी, सेपरेट इंटरेस्ट टेबल, वही जस्टिफाई कर रहे हैं जो हमने बोला है। 20 लाख का लोन है, इंटरेस्ट है 20%, रीपेमेंट है। अब इधर आफ्टर टैक्स मत कर देना, ये इंटरेस्ट चलेगा इधर डिस्काउंटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर रहेगा रीपेमेंट, ठीक है। रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट का हो रहा है, अब वही है इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट हो रहा है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो क्लोजिंग हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आता है, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। फिर क्लोजिंग का ओपनिंग हो गया, उस पर अपन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है, रीपेमेंट तो इंस्टॉलमेंट का ही हो रहा है, डिफरेंट हमारा प्रिंसिपल है, वो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद फिर ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, जो है अब डिफरेंस पे जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, इंस्टॉलमेंट में से वो इंटरेस्ट कटेगा, तो ये जो है पर्टिकुलर जो है हमारा प्रिंसिपल आएगा, वो प्रिंसिपल माइनस हो गया, ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहेगा, ये प्रिंसिपल इधर आएगा, वापस जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 6 से डिफरेंस जो है वो प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल माइनस हो के ये अमाउंट आएगा। अब पॉइंट समझो, ये अमाउंट आएगा डायरेक्ट का डायरेक्ट, ये अमाउंट जो है सो इस तरीके से जो है हमारा, इस पर हमने जो है समझो ये लास्ट है हमारा, वो लास्ट हमने पूरा इंस्टॉलमेंट पे करने का है, ये क्लोजिंग है बैलेंस, ये उसको ओपनिंग लेकर आ गए,
जो डिफरेंस है उसको इंटरेस्ट मान के ख़त्म करा। ये इंटरेस्ट है, इस पर हमने जो है कैलकुलेट कर लिया। ये जो है इंटरेस्ट है, इस पर हमने टैक्स सेविंग निकाल ली। अब इस इंटरेस्ट पे हमने टैक्स सेविंग निकाली, ये टैक्स सेविंग हमने पुट कर दी। रही बात आती है डेप्रिसिएशन की, तो ये डेप्रिसिएशन भी हम जो है उस पर पुट करेंगे। डेप्रिसिएशन की बात करें तो हम WDV पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और WDV पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे 5 साल तक, और डेप्रिसिएशन क्लोजिंग WDV आ जाएगा 474609। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो है बेच कितने पे रहे हैं। बेच अगर हम देखें तो सैलवेज वैल्यू तो 4 लाख है, ठीक है। अब सैलवेज वैल्यू 4 लाख है, तो अगर हम देखें, ठीक है, सैलवेज वैल्यू 4 लाख है, तो वो तो कैश इनफ्लो है, ठीक है, वो कैश इनफ्लो है। आपने लोन इंस्टॉलमेंट में जो आपका जा रहा है उसमें से आपने टैक्स बेनिफिट लिया, नेट आउटफ्लो निकला, टोटल आउटफ्लो निकला, उसमें से जो है सैलवेज वैल्यू, अब वो इनफ्लो है, ये आपने इनफ्लो लिया। अब पॉइंट ये है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, ये जो लॉस हुआ है उससे भी तो आपको एक टैक्स सेविंग हुई है। अभी लॉस नहीं होता तो आपको टैक्स लग जाता है, ये टैक्स सेविंग हुई है, टैक्स सेविंग माइनस करो। सो इस तरीके से जो है हमने जो समझे तो लॉस है, ये लॉस है हमारा, इस पर हमने टैक्स सेविंग करा, ठीक है, वो टैक्स सेविंग है, वही उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो ऑब्वियसली निकालेंगे ही, तो इधर हमारा NPV आ जाता है। ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बाइंग अल्टरनेटिव में तो 1367085 आ रहा है, इधर 13671 आ रहा है, तो बेटर क्या है, बेटर है 1367075, जो भी है ये हमारा आता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एडवाइज द विच ऑप्शन इट शुड चूज, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बाइंग अल्टरनेटिव पे जाओगे, क्योंकि इसमें जो है NPV सही आ रही है, ठीक है। ये NPV, या अगर अपन बोल दे कि कैश आउटफ्लोज जो है, ठीक है, NPV ऑफ कैश आउटफ्लो 1367 आ रहा है, तो आप ये 1367 पे जाओगे। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वो क्या पूछ रहे हैं, अगर हम देखें तो वो ये है कि असेस द प्रपोजल फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमको लेसर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्रपोजल को असेस करना है। एग्जामिनिंग वेदर द लीजिंग द मशीन इज फाइनेंशियली वायबल एट 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या लीजिंग जो है वो क्या फाइनेंशियली वायबल है 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? ये देखो, अब लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखने का है, तो लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, समझते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन का कंटेंट ये आपके सामने रखा हुआ है, और जब हम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू की से बात कर रहे हैं, तो वो अगर लीज पे दे रहा है, सिंपल सी बात है, लीज बाय का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो रेंट मिल रहा है, सिंपल सी बात, उसको रेंट मिल रहा है, 6-6 लाख का रेंट है, अपन ने बात करी थी 6-6 लाख का रेंट है। भाई जो है डेप्रिसिएशन पे भी टैक्स सेविंग उठा रहा है, तो CFAT तो हो गया। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन अगर अपन देखें WDV थी ना, डेप्रिसिएशन हमने देखा था ना WDV, ये रहा, इस पर भी टैक्स सेविंग है, तो एक तरीके से CFAT हो रहा है। अगर हम देखें तो लीज रेंट है, लीज रेंट को हमने इसका हमने 65% करा, 3,90,000। डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है 5 लाख, 5 लाख का डेप्रिसिएशन जो है उस पर भी टैक्स सेविंग है, और टैक्स सेविंग क्या है उस पर 35%, ठीक है। टोटल कितना है 5,65,000, ये कैश इनफ्लो है, ये CFAT आ गया उसका, ये कैश इनफ्लो आ गया, ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ये प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली। अब देखो ये प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। सो ये लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा। अगर हम इवेल्युएट करें तो इधर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमने निकाला, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारा टोटल आ गया। अब रही बात है सैलवेज वैल्यू की, इसको भाई को सैलवेज वैल्यू भी तो मिलेगी। सैलवेज वैल्यू की बात करें तो जो भी 4 लाख है सैलवेज वैल्यू, डिस्काउंटिंग 40% से करना है, इधर ध्यान रखिए, डिस्काउंटिंग इधर 14% से करना है, और इधर याद रखना कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% बोला है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% बोला है, ठीक है। इधर डिस्काउंटिंग इन्होंने कर दी, ठीक है। अब इधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है सैलवेज वैल्यू भी की भी डिस्काउंटिंग करी है। अब इससे क्या हो गया कि सैलवेज वैल्यू की डिस्काउंटिंग करी, भाई उसको शॉर्ट टर्म लॉस भी हो गया। अब उसको अगर लॉस हुआ है तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो जब कैश फ्लो अंदर बाइंग अल्टरनेटिव है, बाइंग अल्टरनेटिव में भी आपको सैलवेज वैल्यू मिलेगी, ठीक है।
बाइंग अल्टरनेटिव में भी आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इधर बात कर रहे हैं लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की। अब लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की मतलब इधर सिर्फ लीज रेंट वाली बातें हो रही है। बाइंग अल्टरनेटिव नहीं है कि लेसी ने बाइंग अल्टरनेटिव चूज़ करा। भाई अगर मैं लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहा हूँ, मतलब सिंपल सी बात है कि लेसी ने लीज रेंटल ही चूज़ करा होगा पे करना, तो सामने वाले को लीज रेंटल मिलेगा, इधर लीज रेंटल मिलेगा, सैलवेज वैल्यू मिलेगी, ये सैलवेज वैल्यू ली। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आया, उसके पैसे कितने जा रहे हैं असेट के नाम पे 20 लाख, एनपीवी -47, मतलब कि कॉस्ट ज़्यादा जा रही है और ये लीजिंग जो है फीजेबल नहीं है लेसर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फीजेबल नहीं है, ठीक है। लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अल्टरनेटिव में अगर वो चूज़ करे तो बेटर है कि वो लीज अल्टरनेटिव चूज़ करे, मतलब कि अल्टरनेटिव में लीज चूज़ करे तो लेसी के लिए फीजेबल है पर लेसर के लिए फीजेबल नहीं है। सो इस तरीके से जो है देखो, दो टाइप के क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया है कि एक तो होता है कि मैं कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करूँ, ये तो लेसी के लिए है, और लेसर के लिए है कि भैया इवेल्युएशन करना उसके पार्ट पे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी देखा है, और अगर हम देखें तो हमने लीज के अराउंड 4 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन करे हैं, कंसेप्ट को देख लिया है। और अगर देखें कुछ छोटी मोटी चीज़ें और, ओके, जैसे कि पीएम का क्वेश्चन 10 है जो सब्सिडी के बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है कि सब्सिडी फुल कॉस्ट ऑफ एसेट पे जाती है, फुल कॉस्ट ऑफ एसेट पे जाती है। देख लेते हैं पीएम का क्वेश्चन नंबर 10 जहाँ पे सब्सिडी की बात कर रहे हैं, मतलब कि डेप्रिसिएशन, सॉरी सब्सिडी होती है तो डेप्रिसिएशन फिर भी फुल कॉस्ट ऑफ एसेट पे रहता है। देख लेते हैं, अगर हम क्वेश्चन 10 की बात करें तो क्वेश्चन 10 की बात करें तो ठीक है, इसको भी एक बार कर ही लेते हैं। क्वेश्चन 10 हमारा पल्प कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है, आराम से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलो, एबीसी लिमिटेड को एक्वायर करना है पल्प कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। यूथफुल लाइफ कितनी भाई की 10 साल है, सब्सिडी 50,000 है, लो बात कर ली, सब्सिडी 50,000 है, यूथफुल लाइफ 10 साल है, सब्सिडी 50,000 इज अवेलेबल एट ए टाइम द डिवाइस इज एक्वायर्ड। तो जो जब डिवाइस एक्वायर्ड करी तब सब्सिडी 50,000 की अवेलेबल थी। एंड प्लेस्ड इनटू सर्विस, डिवाइस वुड बी डेप्रिसिएटेड ऑन एसएलएम बेसिस, जो डिवाइस है उसको डेप्रिशिएट करा है ऑन एसएलएम बेसिस, ठीक है। अब एसएलएम बेसिस पे डिवाइस को डेप्रिशिएट कर रहे हो, कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है, लो मतलब कि 5 लाख पूरा डेप्रिशिएट होगा, ठीक है। सबसे पहले तो द कंपनी इज इन 50% टैक्स ब्रैकेट, चलो इफ़ द एक्विजिशन इज फाइनेंस विद अ लीज, तो पेमेंट है 55,000, अब वो पेमेंट होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर, तो आप समझ ही गए होंगे कि हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर का उपयोग करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। कंपनी 10% के हिसाब से लोन भी बोरो कर सकती है, डेब्ट भी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पे होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालना है फॉर ईच ऑफ द फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, बताना है कि भैया क्या सही है यूजिंग आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ऑब्वियसली यही करना पड़ेगा। तो चलो अगर अपन अभी लोन के हिसाब से चलते हैं तो लोन के हिसाब से चलते हैं भैया 10% पेबल है, पर समझो ना 10% पेबल है तो क्या आप डिस्काउंटिंग 10% से करोगे? नहीं, अगर आप टैक्स देखोगे तो टैक्स रेट कितना परसेंट है? 50% है, तो क्या 5% से डिस्काउंटिंग करोगे? देखते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट इधर ऐसा दे के रखा है सेपरेटली तो देखते हैं कि 5% से करेंगे, राइट, आप कर रहे हो 5% से, ओके। अब सिंपल सी बात है, अमाउंट आप बोरो करोगे, ठीक है, तो अमाउंट बोरो करोगे 4,50,000, क्योंकि 50,000 की आपको मिल रही है सब्सिडी, 5 लाख की आपकी है असेट, पल्प कंट्रोल डिवाइस आपका 5 लाख का है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर पेमेंट हो रहा है, अगर हम देखें तो पेमेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो लीज पेमेंट 55,000 हो रहा है, और ये क्या है? इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट नहीं हो गया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट नहीं हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात आ रही है तो हम हमारे नोट्स में देख लेते हैं कि भैया इंस्टॉलमेंट है और इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट है, भाई क्या क्या जा रहा है? सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट जा रही है, ठीक है, और इंटरेस्ट सब जा रहा है। अब जो है इस पर आपको सेपरेटली जो है इंटरेस्ट टेबल बनानी पड़ेगी, वही हमको क्यों बनानी पड़ेगी? ताकि हम इंटरेस्ट निकाल सके और टैक्स सेविंग इस पर जो है इसका रिड्यूस कर सके। तो ठीक है, पेमेंट हम कर रहे हैं 66,578, ये ईयर 0 से चालू हो जाएगा क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, ईयर 0 से चालू होगा,
0 से लेकर 9 तक आपने पेमेंट करा। अब आपने लोन कितना लिया, 4,50,000 का। 4,50,000 में से पहले जो है 66,578 तो जो है आपका माइनस हो जाएगा। इसलिए माइनस हो जाएगा क्योंकि भैया उस पर तो कोई इंटरेस्ट उस टाइम लगेगा नहीं, तो 383,422 है। अब इस पे इंटरेस्ट होगा। अब 383,422 पे 10% इंटरेस्ट लगाना, तो 38,342 टोटल हमारा इंस्टॉलमेंट है। उसमें से इंटरेस्ट माइनस करके बैलेंस आपका रहेगा प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल माइनस करके प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, या आउटस्टैंडिंग आपके पास बचा हुआ रहेगा। इस तरीके से आप जो है 8 साल तक कैलकुलेट करोगे। ठीक है, 7वें साल से स्टार्ट करते हैं, 7वें साल का एंड है, प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग पे जो है वापस आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो 11,155 आया। उसमें से आप जो है इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करके बचा हुआ आप प्रिंसिपल है। अब यही प्रिंसिपल आपको पे करना है, यही प्रिंसिपल पे करना है। और इंस्टॉलमेंट 66,578 है, तो ऑब्वियसली 66,578 माइनस ये जो इंस्टॉलमेंट है 60,522, ये माइनस करोगे 6056 आ जाएगा। और इस तरीके से आपके इंटरेस्ट आ जाएंगे, आप टैक्स सेविंग निकाल सकते हो। और रही बात डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन की क्या बात है, SLM बेसिस पे हो रहा है। अब डेप्रिसिएशन क्या 5 लाख पे होगा डेप्रिसिएशन, राइट, देख लेते हैं डेप्रिसिएशन 5 लाख पे ही हो रहा है क्या। ये डेप्ट पेमेंट का शेड्यूल देख लिया, और जो डेप्रिसिएशन है देखो ये 5 लाख पे हो रहा है, और ईयर 1 से चलेगा। कोई डाउट ही नहीं है कि वो ईयर 1 से चलेगा। ठीक है, तो ईयर 0 में इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हुए दिखेंगे। ठीक है, एक टैक्स शील्ड बन गई है इनकी, कैश आउटफ्लोज निकल गए हैं, और इस तरीके से जो है प्रेजेंट वैल्यू निकल गया है, और टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो निकल गया है, जो भी है 256,998, ये हमारा पूरा निकल गया है। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, ये है हमारा कि भाई जब मैं बाय कर रहा हूँ तब ऐसा सीन होगा। और जो है जब लीज पे जा रही चीज़ें, तो लीज पे जा रही है तो लीज पेमेंट है 55,000 है पेमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप लीज पे दे रहे हो तो 55,000 है। तो ठीक है, अब इधर भी जो है लीज पे जा रही है चीज़ें, डिस्काउंटिंग होगी। अब डिस्काउंटिंग होगी तो ये आफ्टर टैक्स, वो टैक्स नहीं लेने का वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इधर तो आप करोगे ना 5%, तो वही 1/1.05, 1 2 3 4 5 6 7 8 MRC प्लस 1 आ रहा है 7.463 ऐसा कुछ, और इंटू 55,000 ये है 410,476। अब पॉइंट ये है कि इधर आपको रेंट माइनस टैक्स भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको रेंट माइनस टैक्स भी करना पड़ेगा। तो नेट अगर हम देखें लीज पेमेंट, तो लीज पेमेंट नेट कितना होगा, 55,000 का 65%, 35,750, सॉरी 55,000 का 50%, 27,500। पर ये भी देखना पड़ेगा कि ये भी लीज रेंट बिगिनिंग में हो रहा है, तो ईयर की बिगिनिंग में तो टैक्स तो एंड में ही है, तो ये जो इसका जो टैक्स है वो इधर जाएगा ईयर 0 का। ठीक है, तो ईयर 0 का टैक्स ईयर 1 में लगा, तो टैक्स शील्ड तो इधर मिलेगी। तो ऐसे ईयर 9 की टैक्स शील्ड ईयर 10 में मिलेगी। और इस तरीके से जो है टैक्स शील्ड कैलकुलेट करते हुए आपने जो है कैश आउटफ्लो इधर निकाला 55,000, इधर नेट कैश आउटफ्लो निकाला, और इधर नेगेटिव में वही बात प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाला, और सिंपल से बात है 233,613 आ गया। अब जो है डेप्ट अल्टरनेटिव में पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, तो लीज प्रिफर्ड है क्योंकि लीज में कम पैसे जा रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है सिंपल से बात है जो हमने बात करी कि भाई पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने, कौन सा क्वेश्चन है लीज का, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10, वो लीज का क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने ओवर कर लिया। वैसे लीज का क्वेश्चन नंबर 10 तो लिस्ट में भी नहीं था, फिर भी हमने इसको कर लिया। चलो, तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमने इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन करे हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।